आइसोटोप समझ गए ना, नंबर सेम तो नाम सेम, नंबर नीचे का अलग तो नाम अलग, ठीक है ना, नंबर अलग तो नाम अलग। बताया जैसे नाम समझे कि भैया पूरा स्फीयर है जो किसका स्फीयर बना हुआ है, पॉजिटिव, और उसके अंदर में कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। किसके समान दिखता है वो, वाटरमेलन। क्यों हुआ, क्यों हुआ, न्यूट्रॉन गड़बड़ हुआ। ये टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं जिसमें लेक्चर 1 हो चुका है हमारा, ठीक है, और हमने इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिटेल पढ़े, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी देख लिए, हो गया नहीं है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो गया, ये भी ठीक है। इसके अलावा एक मिलिकन्स थ्योरी भी डिस्कस कर ली हम, और मिलिकन्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, आइल ड्रॉप थ्योरी का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके थ्रू किसकी डिस्कवरी हुई, चार्ज। ये पता है ना चार्ज की डिस्कवरी की, कितना होता है चार्ज, जल्दी बताओ, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया, E/m रेशियो, E/m रेशियो, इस पर अपन और डिस्कस किए, ठीक है, E/m रेशियो, और ये किसने बताया, जे थॉमसन ने, ठीक है, समझ में आया। ये हमने आपको डिस्कशन किया। डिफ्लेक्शन है, वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होता है उसका वैल्यू था वो। ये सब चीजों पर अपन ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, किए थे ना हम, E/m, और उसका बहुत डिटेल पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानियों में आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जे थॉमसन ने अब चीजों को समझ गया। जे थॉमसन ने कहा यार मैं समझ गया हूं। मैं कहा क्या समझ गए हो, तो उसने कहा कि एटम होता कैसे मेरे समझ में आ गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हो, तो ये भी समझ में आ गया। हमने पूछा बताओ भाई कैसे समझे, तो उसने कहा एक पूरा ऐसा स्फीयर है, और जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो होता है ना वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव सर्कल लिख लेता हूं मैं, ये पॉजिटिव सर्कल है पूरा। और पॉजिटिव सर्कल कौन था पता है ना आपको, किसका था, प्रोटॉन का, पूरा पॉजिटिव सर्कल है। और इसके बीच में ऐसे छोटे 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 ना कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कैसा दिखता है, वाटरमेलन, वाटरमेलन हिंदी में क्या बोलते हैं, कलिंदर, कलिंदर। ये वाटरमेलन के समान होता है। वाटरमेलन देखते हो पूरा रेड होता है, और उसमें छोटे सीड्स होते हैं, बीज, बीज, जो बीज है ना वो इलेक्ट्रॉन है, और इसको वाटरमेलन बोलते हैं ना, याद रखना, बोले यार वाटरमेलन के समान होता है ये। इम्बर्ड बोलते हैं, इम्बर्ड, इम्बर्ड है मतलब अंतर में घुसा हुआ है, इम्बर्ड बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है इम्बर्ड है। और ये ऐसा करके पूरा होता है, और इसको ना एक और दूसरा बोले अगर इसको पीसोगे ना तो पुडिंग, पुडिंग, पुडिंग होती है ना, पुडिंग, हलवा, हलवा, उसके समान होता है। चाहे वो क्या किशमिश का हलवा लो, बेर का हलवा लो, हलवा, हलवा, तो इसको पल्म पुडिंग भी बोलते हैं। ये सब कुछ कुछ नाम है, लिखो पहले। जे थॉमसन ने एटम के बारे में ऐसा बताया, इसने कहा एटम कैसा होता है, उसने अपनी तरफ से बताया। इसलिए कभी कभार याद रखना, ये पूछता है कि भैया ये बताओ कि एटम को वाटरमेलन किसने कहा, एटम को वाटरमेलन के समान किसने कहा, तो जे थॉमसन ने कहा, ठीक है। लिखो, मैं दिखाऊं, इसमें एक मॉडल दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा है। ये देखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, रुको रुको बच्चा, ये देखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये लो। दिखा, दिख रहा है, दिख रही चीजें हैं, देखो, ये देखो, इसने क्या कहा, ये देखो, इसको बोला प्लम पुडिंग। पुडिंग मतलब क्या होता है, पीसने को बोलते हैं, पुड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, पीस रहे हैं, चाहे वो मिट्टी को पीसो तो भी पुडिंग कहलाता है, किसी को भी तोड़ के पीस रहे हैं, मतलब पुडिंग करते हैं, पुडिंग ऐसा पुड करते हैं,
पुडिंग करके ऐसे बनाते हैं, है ना, जो हलवा हलवा बनाते हैं वैसी है। पल्म पुडिंग, पल्म मतलब क्या हुआ, बेर बेर, है ना। और रेजिन क्या होता है, रेजिन, रेजिन किशमिश। या किसके समान दिखता है, देखो लिखा क्या है, देख रहे हो क्या लिखा है, वाटरमेलन। और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, और बड़ा करते हैं अपन, ये लो, ये देखो वाटरमेलन के समान होता है। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा है? ये कौन बताया, ये कौन बताया? देखो जे थॉमसन ने बोला। ये देखो जे थॉमसन मॉडल है, ये देखो लिखा है यूनिफॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब अंदर घुसे हुए, अंदर घुसे हुए, एम्बेडेड है, ठीक है, इनटू इन अ सच मैनर एज टू गिव्स मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मेनी डिफरेंट नेम्स ऑफ द गिवन इन द मॉडल। इस मॉडल के बहुत सारे। तो पल्म पुडिंग किसको बोलते हैं, ये फिर आईआईटी क्वेश्चंस हैं, ये सब तो आता है। वाटरमेलन किस एटम का वाटरमेलन नाम कौन दिया, मेरे को तो पता नहीं। अरे सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप पढ़ते नहीं ना, अपन पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। बढ़ू बढ़ू। और इसने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। ओवरऑल ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा बताया इसने, जो हमको पता भी है, ठीक, ये हमको पता भी है, इसलिए इसने अच्छा बताया, है ना। ये एक चीज है, ठीक है, एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद और चीजें छोटी 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 चीजें इसने बताने लगा। चलो लिखो। और बोले मास किसको, अभी मास क्या होता है, तो बोले मास जब उसने कहा पॉजिटिव स्फीयर है, ये देखो लिखा है इसने पॉजिटिव स्फीयर है, तो मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। और पूरे उसने स्फीयर को पॉजिटिव बता दिया, पूरा ये स्फीयर है, सर्कल नहीं स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव बताया, तो मास किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो पूरा मास पूरे एटम पर डिपेंड करता है, वो ऐसा कह रहा था। जबकि हमको मालूम है मास किस में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। आज की डेट में हमको क्या पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए मास उसके अंदर है। लेकिन थॉमसन ने कहा पूरे एटम का मास होता है। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद ये डिस्कवरी हुई, इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारी चीजें अपने को और डिस्कवर होने लगी। ठीक उसी के आसपास बहुत सारी चीजें डिस्कवरी होने लगी। और डिस्कवरी क्या होने लगी कि जनरली बहुत सारे रेस के बारे में छोटी छोटी बातें बताया जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट बताया है। उसके बाद भैया 19वीं सेंचुरी में बहुत सारी रेस का डिस्कवरी हुई, ये भी आपको बताया है, समझ रहे हो। ये जो आपको दिखेगा ना, वो क्या हो, डिफरेंट काइंड ऑफ रेस वेयर डिस्कवर्ड बिसाइड दो मेंशन अर्लियर। उसके बाद एक रोटेंजन था, रोटेंजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की। फिर हेनरी बेकरल आया, उसने फिर रेडियोएक्टिव रेस की डिस्कवरी की। आया समझ में? ऐसे करके बहुत सारे रेस की डिस्कवरी होने लगी। बढ़ूं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बढ़ूं, ठीक है, बढ़ते हैं। मैं आपका ना ये पार्ट कवर करा लेता हूं ना, ये पार्ट आपका और कवर कर रहा था। उसके बाद बारी आती है रदरफोर्ड की। अब ना आप बारी आगे रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड का कुछ और कहना था, ठीक है। आपको ये पता है कि बॉडी में कौन ज्यादा इफेक्ट करता है, ये मैं बताऊं, इसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी है, वो बता देता हूं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रेडिएशन में जो एक्सरे है ना, वो न्यूट्रल होती है, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा होता है। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग समझे, पेनिट्रेशन, भेदना, भेद कर निकल लेना, पेनिट्रेशन। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर मालूम किसका होता है, गामा का होता है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। फिर बीटा का, फिर अल्फा का। अल्फा में चार्जेस होता है, चार्जेस होने के कारण वो जिसको पेनिट्रेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको इफेक्ट करती है, अल्फा रेस को, इसलिए उसका पेनिट्रेटिंग पावर पुअर होता है। अल्फा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर पुअर होता है, ये मैं बता रहा हूं। चलिए बढ़ रहा है, कुछ चीजें लिखा है आपकी बुक में, तो लिखा है तो मैं जस्ट एक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई क्या लिखा है ये बता रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा है वो बता रहा हूं। ये पेनिट्रेटिंग पावर दिया, अल्फा पार्टिकल लेस फॉलोड बाय बीटा रेस से 100 टाइम बीटा रैम ज्यादा होती है, और गामा रेस अल्फा से 1000 टाइम ज्यादा होती है, ठीक है। ये रेस के बारे में जानकारी दिया है। अब उसके बाद क्या किया है, रदरफोर्ड ने कहा यार जो तुम बात कर रहे हो ना, मेरे समझ के बाहर की बात है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां होता है एक्चुअल में, मेरे को जानना है। अब रदरफोर्ड का मॉडल शुरू हो गया। रदरफोर्ड ने, ये आप सब 9 में पढ़ो, रदरफोर्ड ने, आपको पता है रदरफोर्ड में क्या है, आप पढ़े होगे, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं, ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अल्फा रेस का हम बम्बार्डमेंट करते हैं किस पर, गोल्ड फाइल पर। किस पर करते हैं, गोल्ड फाइल पर। गोल्ड फाइल पर उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट करने के बाद रेस के बारे में पता किया कि होता क्या है, रेस कहां से निकलती है। तो उसने मान लो गोल्ड फाइल में ऐसा समझाता हूं जिसको आपने देखा ऐसा,
तो जब उसने अल्फा रेस का इसमें बम्बार्डमेंट किया तो उसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल ना ऐसे मुड़ गए, बहुत सारे ऐसे मुड़ गए, बहुत सारे, ये ऐसे करके बहुत सारे मुड़ गए, ऐसा, ये बहुत सारे ऐसे मुड़ गए गोल्ड फाइल से 20,000 में। जैसे 20,000 मैंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, फेंका इसके ऊपर, तो उसमें से वन ऐसा पार्टिकल था जो 180 डिग्री में वो वापसी किया, एक पार्टिकल उसमें से वापस किया, एक पार्टिकल 20,000 में से। रदरफोर्ड का कहना है यार इस पूरे एटम में इतनी सारे पार्टिकल में एक क्यों वापस आया, और कुछ ऐसे गए और कुछ सीधे सीधे भी निकल गए ना, ऐसा, ये देखो कुछ सीधे सीधे भी निकल गए, ऐसा क्यों? तब रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपल करेगा, कोई पॉजिटिव करेगा, और एटम के अंदर पॉजिटिव कौन था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ने उसको रिपल किया है, और फिर बीच से वापस क्यों आया? ऊपर से आता, नीचे से आया, बीच से वापस आया, मतलब बीच में कोई है, बीच में कोई है, ये तय कर लिया रदरफोर्ड ने कहा बीच में कोई है। तो ऊपर ऊपर से जो जा रहे थे वो सीधे निकल गए, जो बीच के थोड़ा सा क्लोज जा रहे थे वो ऐसा मुड़ गए, मतलब उसको रिपल्सन हो गया, जो एकदम सेंटर में घुसा वो बैक हो गया। 20,000 में वन पार्टिकल की वापसी क्यों हुई भाई? इसका मतलब वो बहुत छोटा है और वो बीच में। बाद में ये तय कर दिया रदरफोर्ड ने कि भैया वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, जिसका नाम उसने न्यूक्लियस रखा, उसी के अंदर बोले प्रोटॉन बैठे हुए, प्रोटॉन की एंट्री उसी में लगाई। उसके बाद इसने इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और उसने कहा अंदर में एक न्यूक्लियस है और उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बैठे हैं। बाद में यह भी बता दिया कि उसी के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। वास्तविक में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और बीच में और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो है अल्फा रेस, ये अल्फा रेस से भरा हुआ, उसने क्या किया, सोर्स लिया जहां से अल्फा निकलता है, फिर अल्फा, उसके बाद एक लेड प्लेट लिया जिसको क्रॉस करके जाने के लिए बोले, एकदम जो अल्फा रेस कुछ भी भाग रहा था ना तो एकदम स्ट्रेट जाए करके भगाने के चक्कर में अपन लेड प्लेट लिए, और यहां पर बीच में क्या लिए, गोल्ड फाइल ले लिए, समझ लो। एक अपन ने क्या कर दिया, गोल्ड फाइल ले लिया, ये बीच में गोल्ड फाइल अपन ले रहे हैं ना, ठीक है, ये गोल्ड फाइल ले रहे हैं बीच में, और बीच में गोल्ड फाइल लेने के बाद क्या किए, और चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रेस जाएगी ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट किस पे इफेक्टेड होती है मालूम है? चार्ज पार्टिकल से ज्यादा इफेक्टेड होती है फोटोग्राफिक प्लेट, उसमें इफेक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम इनकी बनती है, सीजियम, वो फोटोग्राफिक प्लेट में फिर लाइट जलती है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो उसने देखा कि जब इस पर फेंक रहे हैं तो सब ऐसे ऐसे कट के चले जा रहे हैं। उसने इस फोटोग्राफिक प्लेट से ये ऐसे कैसे गए, ये कैसे पता करेगा, ये कैसे पता हुआ कि भी ये ऐसे गए, ये कैसे पता करेगा वो? भाई मैं कह रहा हूं ये कैसे पता पड़ा कि ये ऐसा करके भाग रहे हैं? तो एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई जिससे अपने को रेस का पता पड़ा। नहीं तो दिखती कहां है रेस, रेस दिखेगी कैसे? कहीं चमकेगा तो रेस दिखेगी ना, तो चमकाने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट लगाए। या जिंक सल्फाइड, अपने को मालूम है चमकता किससे, फ्लोरोसेंट से, और फ्लोरोसेंट के लिए कौन सी लेयर लगती है, जिंक सल्फाइड की, तो वो जिंक सल्फाइड की लेयर भी लगा सकते हैं। इसमें उसने क्या किया, जिंक सल्फाइड की लेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे, इसमें लिखा भी होगा कहीं पर, है ना, मैं देख लेता हूं, एक मिनट। जिंक सल्फाइड की लेयर भी, ये देखो लिखा है, ये देखो इसने लिखा है, यहां पर लिखा है जिंक सल्फाइड की लेयर, ये देखो इसमें लिखा है फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, द थिन गोल्ड फाइल हैड अ सर्कुलर, चारों तरफ उसके सर्कुलर बना हुआ है, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। आया समझ में, है ना, फ्लोरोसेंट जैसे वो चमकेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर? भैया ये रेस ऐसे जा रही, तेरे को कैसे पता पड़ा, कैसे पता पड़ा? मैंने चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा ली, या जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट प्लेट लगा ली। आया समझ में? कंसेप्ट क्लियर? अपन ना भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल भी डालेंगे। अब रदरफोर्ड का कहना है कि इसके बाद उसने डायलॉग मारना शुरू कर दिया, और डायलॉग मारना शुरू कर दिया क्या, भैया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ नहीं किए, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन हो गया, कुछ ऐसा करके फ्रैक्शन में हो गए। अ वेरी फ्यू particles in 20,000, 1 in 20 is bonded back, that is where deflected nearly 180 degree, 180 डिग्री में वापस हो गया 20,000 में से एक, वो उसके बाद क्या हुआ, बैक हो गया। वो ऐसा करके इसको कहानी सुना रहे हैं और उसी चीज को बता रहे बार बार। क्या हो रहा है यार,
ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। थॉमसन मॉडल क्या था, समझ में आया? उसने क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन ने, कि भैया पूरा स्फीयर है, जो किसका स्फीयर बना हुआ है, पॉजिटिव, और उसके अंदर में कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। किसके समान दिखता है वो, वाटरमेलन। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने कहा गलत बता रहा है तू, फिर रदरफोर्ड ने अच्छी कहानी सुनाई, भैया तू गलत बता रहा है तो क्या बताना है। अब इसने कहा कि ये ऑर्बिट है, उसके बीच में एक सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, और इसका बहुत सारे, और ये चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड ने बताया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रदरफोर्ड ने बताया। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव है। वहीं पर फिर क्या बात बताई आगे में, क्या होता है, न्यूट्रॉन्स, ये रदरफोर्ड ने बताया। और उसने कहा कि जो तू बोला था ना पॉजिटिव स्फीयर, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, रदरफोर्ड वाला गलत बात कर रहा है, ज्यादातर हिस्सा इसका एम्प्टी है, खाली है, इसलिए तो बहुत सारा सीधा सीधा भाग गए, कुछ नहीं हुआ, सीधा निकल गए। फिर उसके बाद मैंने आपको शुरू में एटम के बारे में नहीं बताया, सोलर सिस्टम के समान न्यूक्लियस एक सन है और इलेक्ट्रॉन प्लेनेट समझ के चक्कर लगा रहे, रदरफोर्ड के डाला गए, ये रदरफोर्ड के डाला के सोलर सिस्टम के समान होता है, न्यूक्लियस एक सन है और प्लेनेट किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह, और ऐसा घूम रहा है, ये रदरफोर्ड का डाला गया। आया समझ में, है ना? रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में, ये रदरफोर्ड की स्टोरी है एक्चुअल में। ये एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का। बाद में रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें बताते गया, बोले यार वो चार्ज पार्टिकल होता है, इसमें एक ग्रेविटेशनल लॉ लगता है, जी M1 M2, ऐसा पढ़े हो क्या कहीं पर, ऐसा पढ़े हो क्या, फिजिक्स में पढ़े हो ना, हैं? फिजिक्स में पढ़े हो? रुको, इसमें भी दिया होगा ना, कौन सा नंबर 9, ये देखो, ये देखो, ये दिया हुआ है, ये देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है पूरा, पढ़े ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेटेड है। जी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसमें जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 एंड M2 क्या है, मास होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा न्यूटन से लगा दिया उसने, और बोले ऐसा घूमता है, उसके में एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण वो घूमता है। लेकिन बोले अगर उसमें चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज वाला पार्टिकल है, तो वो जब घूमता है तो वो रेडिएशन निकालता है, रेडिएशन निकालता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, और वो इनस्टेबिलिटी होता है, और लॉस होने के कारण धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो करना न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है, ये रदरफोर्ड का। और बोले फिर वो तो अर्थ क्यों नहीं घुसा सन के अंदर, किसी ने बोला, बोले उसमें कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए वो रेडिएशन रेज नहीं करेगा। आप समझ रहे हो दोनों में, जब तुम सोलर सिस्टम बोल रहे हो तो सोलर सिस्टम में अर्थ तो घूमते घूमते सन में नहीं घुसा, तो बोले उसमें चार्ज नहीं होता, इसमें चार्ज होता है। ये रदरफोर्ड का गलत मॉडल था, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसता है। तो ये कुछ कुछ बातें ना रदरफोर्ड ने अपनी सुनाई, ये कुछ कुछ बातें इसमें पूरी सुनाई देगी। आया, ये समझ में आया, ये कंसेप्ट क्लियर, रदरफोर्ड का समझ में आया। बढ़ रहे हैं वापस, अब कहानी में फिर चेंज करेंगे, अब कहानी में फिर चेंज करेंगे। चलिए कहानी समझते हैं। अब जो न्यूक्लियस है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। जो एटम की साइज होती है ना, जो एटम की साइज, वो एटम की साइज जो होती है वो सेंटर से लेकर यहां तक 10⁻⁻10 मीटर लिखो, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी साइज है, किसकी बोलना चाहिए, इसकी न्यूक्लियस की जो रेडाई है, ये इतना, न्यूक्लियस की रेडाई, न्यूक्लियस की जो रेडाई है वो बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस की रेडाई, इतनी रेडाई जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 फर्मी, और इसको बोलते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर या इतना, ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तुम मीटर सेंटीमीटर में लिखो या एक और लिखो,
ये फर्मी होती है। और इसने कहा ये बहुत छोटा होता है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत छोटा है। बोले कैसे छोटा है? बोले एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, उसके बीच में एक बॉल पड़ी हुई है। इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड समझ ले एटम है, और बॉल जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। इतना अंतर है। आया समझ में? इतना अंतर होता है। अब सीन क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियस की जो वैल्यू वो कितनी होती है समझ गए? अब ये समझ लो क्या है? ग्राउंड है, ग्राउंड है, और ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, और ये कौन है भैया? क्रिकेट बॉल। या फुटबॉल भी लोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। इतना डिफरेंस है। लिखो, फिर आप कहानी सुनाऊंगा। अब न्यूमेरिकल चालू कर दूंगा मैं। ये है नहीं आपके सिलेबस में, न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, ठीक है? ये थ्योरी में, हिस्ट्री में हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर कंसेप्ट ना? ठीक है। किसी भी हिस्ट्री को ना एक स्टोरी की तरह सुनो, आप नहीं भूलोगे कभी, पक्का बोलो नहीं भूलोगे। एक कहानी है, वो कहानी को अच्छे से सुनो, नहीं भूलोगे। अब ये कभी नहीं भूलोगे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, भैया सब सीधे सीधे चले गए, कुछ मुड़ गए, वापस आ गया, 20,000 में एक वापस आ गया। क्यों आया भैया? बीच में कोई है। फिर कितना बड़ा होता है? पूरा क्रिकेट ग्राउंड में बीच में एक बॉल, इतना बड़ा होता है, ठीक है ना? और इसको मैं क्यों ये बताया 1 करके? 1 फर्मी याद रखो, 1 एंगस्ट्रॉम में याद रखो, कन्वर्ट कर लेना उसको। ये -10 था, माइनस एंगस्ट्रॉम और फर्मी याद रखो, एक ही बात है। एंगस्ट्रॉम और फर्मी याद रखो, ठीक है, चलेगा भाई। -33 सेंटीमीटर, जैसा भी चलो। बढ़ू क्या? बढ़ू है? चलो देखना आप, अब कहानी में मजा आएगा। स्टार्ट, रेडी। मेरे को किसी ने कहा यार कितना ज्यादा वॉल्यूम है उसका बताओ। ग्राउंड का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम का कितना टाइम्स ज्यादा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ किसका लिखूं बताओ? किसको लिखूं? न्यूक्लियस लिखूं? न्यूक्लियस लिखूं? न्यूक्लियस ले लेते हैं। कितना ज्यादा है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम ले लेते हैं। चलो, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। भैया ये दोनों तो कॉमन है, हटा दो, आर का डिफरेंस है इसमें। और इसका आर कितना होता है? 10 किस में लूं? सेंटीमीटर में लूं? सेंटीमीटर में लेते हैं। 10⁻⁻, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ना, तो ये होता है 13 सेंटीमीटर, 1 फर्मी। और इसका आर क्या होता है बताओ? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूं ये? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर का क्यूब। भाई बाकी तो कट गया ना। और ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो फिर कितना हुआ? 10⁻39 अपॉन -24। ये हट गया, ये हट गया। 10 कितना आ रहा है? -15 सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो है ना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इतना रेशियो है। मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम का वॉल्यूम का इतना है। या क्या लिखे अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो? भाई मैं अगर क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं, तो तुम्हारा आंसर 10⁻15 आएगा। 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इतना टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होता है, 10⁻15 टाइम्स। और 10⁻15 टाइम्स देखने 15 कितना ज्यादा बड़ा होता है, कुछ लिखना 10⁻15 समझ रहे हैं? 15 ठोक जीरो लगाना है, बताना कितना होता है टोटल, कितना गुना होता है, समझ में आ जाएगा। 15 तो है और 15 जीरो लगाना है भाई। और फिर कालू करते क्या बोलते? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिन ना, देखता हूं कितना गिनता है। आया समझ में? समझ में आया है ना? न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स छोटा होता है एटम से, या यूं कहें कि 10⁻15 टाइम वॉल्यूम एटम का ज्यादा होता है न्यूक्लियस से। समझ में आया? समझ में आया कि कहानी समझ में आया कि नहीं आया है? चलो लिखो 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 लिखो। कंसेप्ट क्लियर हुआ?
कंसेप्ट क्लियर भाई? 4/3 पाई कैंसिल, आर को कर दिया ना कैलकुलेटर में, है? लिखो लिखो, 24 गया 39 में तो 15 नहीं बचा यार, 24 अगर हट जाएगा तो 15 बचेगा ना, -15 लिखोगे तो इतना वॉल्यूम न्यूक्लियस का छोटा होता है एटम से, या 15 लिखो तो इतना वॉल्यूम एटम का बड़ा होता है न्यूक्लियस से, एक ही बात है, ठीक है? लिखो, ये क्वेश्चन आया था कभी, न्यूक्लियस की रेडाई की यूनिट क्या होती है? रेडाई की यूनिट तो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी होती है, सब होती है। न्यूक्लियस के स्पेशली कौन सी यूनिट बनी है? फर्मी। ये सिर्फ न्यूक्लियस के लिए बनी है। कितना फर्मी होता है न्यूक्लियस का? 1 फर्मी। और एटम के लिए क्या बना है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोलो या एंगस्ट्रॉम बोलो, एटम की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियस की क्या होती है? फर्मी। एक करो ना बच्चा, ये तो ऑब्जेक्टिव और यही तो आईआईटी में नीट है, और क्या है, इससे ज़्यादा थोड़ी है। ये पूछेगा कितना टाइम ज़्यादा होता है, 10⁻15 हो तो क्या, यही तो है। हिस्ट्री में से क्वेश्चन क्या है, यही तो है। कौन से रेस की बम्बार्डमेंट क्या? अल्फा की। कौन से सिस्टम को रदरफोर्ड ने बताया किस सिस्टम का फॉलो करता है एटम? सोलर सिस्टम। ये तो ऐसे छोटे छोटे स्टोरी सुनोगे तो यही क्वेश्चन है और थोड़ी कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और थोड़ी क्वेश्चन है। बढ़ू ठीक है। रदरफोर्ड से पूछा कुछ और बताएगा कि इतने में खत्म करूं कहानी, कोई और चीज बता रहा है कि भाई बता करके मैं पूछा रदरफोर्ड से। तो रदरफोर्ड ने कहा कि हर एक एटम की न्यूक्लियस की रेडाई जो होती है, मैं का 1 फर्मी होगी, या किसी में न्यूक्लियस छोटा बड़ा होता है तो थोड़ा चेंज करेगा। भाई तू वही बता रहा है कि कुछ चेंज करेगा? भाई तुमने तो एक राउंड फिगर मार दिया, 10⁻13 सेंटीमीटर 1 फर्मी, तो कुछ चेंज करेगा क्या? तो बोले हाँ चेंज होती है। मैं कहा क्या? वो फिर उसने अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड रदरफोर्ड रेडाई दिया, रदरफोर्ड रेडाई फॉर न्यूक्लियस, रदरफोर्ड रेडाई फॉर न्यूक्लियस के लिए उसने एक रदरफोर्ड रेडाई बताया, जिसको अपन R0 से शो करेंगे। मैं कहा कितनी? तो उसने 1.3 समथिंग बताई। हम लोगों को बोलते हैं 1.3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। इसने एक स्टैंडर्ड दी। बुक में ये ना 1.4 भी लिखा रहता है कहीं पर एग्जाम में, लेकिन मैं 1.3 लेता हूं। 13 और 1.3 मैच करता है। मैं कोशिश यही करता था। एवोगैड्रो नंबर क्या होता था? 6.022 × 10⁻23। मैं क्या करता था? 6.023 × 10⁻23 मैच कर देता। वैसे ये 1.4 की जगह मैं क्या ले रहा हूं? 1.3, ताकि ये दोनों याद रहे। 13 है, देखो देखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोले इतनी? मैं कहा गजब यार। मैं कहा सबके लिए यही। हाइड्रोजन में एक ही, मालूम है हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन का मास 1, नंबर 1, प्रोटॉन उसके पास 1 होता है, और अगर मास उसका 1 है, इसका मतलब क्या? आपको मतलब मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास 1, प्रोटॉन भी 1, तो न्यूट्रॉन पक्का क्या होता है? 0। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन को बोला भी तू तो बना ही प्रोटॉन से है। हाइड्रोजन बोलता है नहीं, मेरे पास प्रोटॉन भी है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहा अच्छा एक काम करता हूं, तेरे ऊपर प्लस लगा देता। प्लस लगा मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बता कौन बचा? सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए H+ को लोग ना सिर्फ प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं, न्यूट्रॉन तो था नहीं, इलेक्ट्रॉन एक था और उसको भी निकाल कर मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? 0। तो सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन। कितना? 1। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम लोग सिर्फ प्रोटॉन बोलते हैं। भैया प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन प्योर एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो फिलहाल मैं रदरफोर्ड से बोला भैया मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? मैं कहा एक बात बता, हाइड्रोजन में सिर्फ एक एटम होता है न्यूक्लियस में, एक, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियंस बोलते हैं, न्यूक्लियंस।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मालूम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियंस। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियंस में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं कहा एक ही न्यूक्लियन होता है, यूरेनियम का मास 235 होता है, उसमें 235 लोग होते हैं, 235। तो यार साइज तो चेंज होनी चाहिए न्यूक्लियस की। यही वाली साइज सब में रखूं या कुछ चेंज करेगा? तो फिर उसने बोला एक फार्मूला देता हूं, खुद ही चेंज कर दे। मैं कहा दे। तो उसने कहा नया रेडाई इजिकल टू मैं जो बताया वो इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/3। मैं कहा नहीं समझा क्या? बोले ये तू निकालेगा और ये वाली रेडाई ये है, इसको रख देना। मैं कहा ए क्या? एटॉमिक मास। किसमें? एएमयू में। आया? लिखो फार्मूला, चलो लिखो। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लिखो लिखो लिखो, कंपटीशन में चलता है। किसी की भी रेडाई पूछो मैं बता दूंगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडाई पूछो मैं बता दूंगा, ये फार्मूला अप्लाई करके बता दूंगा मैं। लिखो। करें एक आध क्वेश्चन है? ठीक है, एक आध हो जाए यार। जब फार्मूला आया है तो कुछ बनेगा, बनाएंगे तभी तो, है ना? चलिए स्टार्ट। ये लो जल्दी बताओ। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो रेडाई ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम आपको बतानी है, बता देते हैं। स्टार्ट। रेडी? रेडी? तो भाई R0 क्या होता है जल्दी बताओ? 1.3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। तुम एक काम करो ना, इसको फर्मी लिख दो, इसको हटा देता हूं, उसकी जगह फर्मी लिख देता हूं। फर्मी बता दो, फर्मी बताना और क्या। ठीक है, तो रखे फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो जल्दी से। R इज इक्वल टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3। ये 1.3 लिख देता हूं। ए कितना है? एटॉमिक मास कितना होता है? 27 का 1/3। 27 का 1/3 समझ रहे हो? मतलब 27 को मैं क्या लिख दूं? 3 इंटू 3, ये 1/3, ये 3 गया, तो बचा कितना? 3। तो आंसर क्या? 1.3 इंटू 3, आंसर 3.9 क्या? फर्मी। और अगर तुमको सेंटीमीटर में चाहिए तो बता भैया। ये लो कितना लिखो बताओ? 3.9 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। मीटर में, मीटर में, मीटर में लिख ले मेरे, क्या है? ये लो, खत्म, फिनिश। आया समझ में? है? लिखो 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 लिखो, बन गया। ये तो इजी है। फर्मी लगा के शुरू कर दो, बाद में 13 15 करते रहे ना, ठीक है ना? फिर 13 15 करते रहेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रेडाई ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कॉपर इज 5.2 फर्मी। ठीक है, तो मुझे इसका एटॉमिक मास बताओ। आया समझ में क्या कर रहा हूं मैं? हैं? अब मेरे को एटॉमिक मास बताना है। इतना फर्मी लिखा हूं मैं। फर्मी क्यों लिखवा रहा हूं मालूम है? तुम्हारे को ना आदत बननी चाहिए फर्मी वर्ड चलाने की। सेंटीमीटर मीटर तो चलता ही है जिंदगी में, एक नया वर्ड है इसलिए फर्मी फर्मी चला रहा हूं, ताकि फर्मी दिमाग में घुस जाए। भाई एक नया वर्ड है, वो चलेगा तो मुंह में आएगा फर्मी, हाँ यार फर्मी। ठीक है, तो अब इसको बताना है। चलो स्टार्ट। रेडी? क्या फार्मूला बताओ? R इज इक्वल टू R0 इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/3। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5.2। इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है 1.3 इंटू ए 1/3। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कट गया, कितना है? 4। ए टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 4। तो 4 को और क्या लिख सकता मालूम है? 64 इंटू 1/3 इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ 1/3।
ये कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू क्या आएगा जल्दी बताओ, एटॉमिक मास इधर लिखूं तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इज इक्वल टू कितना है 64 क्या AMU, हो गया खत्म, लिख दो भाई। 4 था तो 64 क्यों लिखा, ऊपर में 1/3 लिखा हूं ना, 64 का 1/3 ऊपर में लिखा हूं, सीधी सी बात है, वो तो होना ही 4 है। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है, 64 ही तो होता है क्या, लिखो आंसर आ गया 64 AMU। आया समझ में है, लिखो लिखो लिखो। बन जाएगा। हमने क्या किए पिछली बार E/M के बहुत सारे न्यूमेरिकल चलाए थे हिस्ट्री में, अब इसमें भी एक ठोक न्यूमेरिकल चला दिए, तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट तो आना चाहिए यार उसमें हिस्ट्री के अंदर। अब और बढ़ते हैं आगे, बढ़े, ये क्लियर, ये क्लियर हुआ, चलिए स्टार्ट। अब ना आपके पास जो स्टोरी में है ये रदरफोर्ड तो फिनिश हुआ, हाँ नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, मास नंबर, ये तो अपन पढ़े हुए थे क्या पहले हैं। चलिए जल्दी 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 बताना, रेडी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। चलिए जल्दी से, आपको बोला एन एटम, एक एटम किससे बना हुआ है जल्दी बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या, और क्या न्यूट्रॉन, ये समझ में आया, समझ में आया। एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, ये मैं बताया हूं बहुत पहले क्लास में, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्या, जल्दी बोलो, प्रोटॉन्स, जिसमें जितने उतना, और एटॉमिक नंबर को मैं किससे शो करूंगा, Z से, ये भी बताया, जिसका जितना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन उतने। अच्छा अब क्या हुआ, एटॉमिक मास या मास नंबर बताओ, मास नंबर, मास नंबर मतलब कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर को मैं शो करूंगा A से, A दिख जाए तो समझ जाना। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, हाँ फॉर न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होता है, बस इतना ही रोल है। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटॉन कम ज्यादा हो गए तो एटॉमिक नंबर ही बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे तो एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा। जैसे हमने कहा था सोडियम है भैया, स्टार्ट, रेडी। अच्छा इसको कैसे लिखते पता है, मान लो X नाम का एक एटम है तो ऊपर में A और नीचे में Z, ऐसा लिखते हैं, ज्यादातर आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, लेकिन आप अगर ऊपर कहीं भी लिखो, नीचे Z को नीचे कहीं भी लिखो, चाहे लेफ्ट लिखो राइट लिखो, उसको भी लेफ्ट राइट लिखो चलेगा, लेकिन जो ज्यादातर एक रूल बनाया गया ना, अगर रूल की बात करें, जैसे तुमने न्यूक्लियस रेडाई ऑफ न्यूक्लियस क्या बोला, फर्मी, वाह मीटर में लिखोगे चलेगा, क्या रेडाई को मीटर में नहीं नापते क्या, नापते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशली फर्मी बन गया। वैसे किसी भी एटम में Z और A को लिखने का रूल लेफ्ट साइड रखे हैं, ठीक है, ऊपर में A नीचे में Z। तो सोडियम का मास बताओ कितना, 23, और एटॉमिक नंबर कितना, 11, ऐसा लिखते हैं। आया, तो नीचे में कोई चीज लिखी है ना तो समझ जाना, नीचे में कोई चीज लिखी है ना तो भैया ये ना उसका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है उसका एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब क्या पता पड़ गया, प्रोटॉन, मास मतलब क्या पता पड़ गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बोले न्यूट्रॉन बता, तो फिर भैया जल्दी बता, A इज इक्वल टू P प्लस N, जिसमें A कितना है 23, P कितना है बताओ 11, तो N कितना होगा बताओ, तो N इज इक्वल टू क्या होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, हो गया। अब ये सोडियम न्यूट्रल है क्या, सोडियम न्यूट्रल है क्या, कैसे पता पड़ा न्यूट्रल है, नो प्लस नो माइनस, इसलिए न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होगा ना भाई। इसमें प्लस और माइनस है क्या जल्दी बताओ, इसके ऊपर प्लस माइनस लगा है क्या, नहीं, न्यूट्रल होगा। प्लस माइनस लगेगा ना तो वो आयन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने 11, तो जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, ठीक है। कुछ लिखना है लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये तो अपने को पता है,
ये तो हम बता सकते हैं। और अगर ऐसा लिखता तो एक बार बताओ तो, सोडियम प्लस, तो इसका Z कितना रहता, 11 ही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा। मास कितना रहेगा, 23 रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब ये ना न्यूट्रल नहीं, ये अब आयन हो गया, ये एटम नहीं आयन हो गया। तो जल्दी बताओ ये कौन, Z ही क्या है, P। ये कौन है बताओ, A। सही है, A इज इक्वल टू क्या है, P प्लस N। ये 23 है, ये 11 है, तो पक्का ये 12 है। अब ये प्लस लग गया, तो प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब इक्वल नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इक्वल नहीं करोगे, अब ये 10 हो गए। आया समझ में, आयन में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे। तो किसी का भी आपको बोल दे भैया बताओ, तो बता देना एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देखो लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल रहता है, लेकिन न्यूट्रल एटम होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन ना कुछ और पढ़ाएंगे, आइसोबार, आइसोटोप, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है बच्चा, अब ये बताएंगे आइसोबार एंड आइसोटोप्स, ये भी बताया हूं मैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे लिखा है, ये एक्स एटम है, ये देखो क्या लिखा है, ये एक्स लिखा है, नीचे में क्या लिखा है जेड, ऊपर में क्या लिखा है ए, ये देखो। और क्या लिखा है देखो, द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एक्स विथ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द एटॉमिक। सुपरस्क्रिप्ट समझते हैं, ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर है, एंड सबस्क्रिप्ट, सब सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द एटॉमिक नंबर। ये देखो सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट, जो हम बताए ऊपर नीचे नहीं बताए, ऊपर क्या लिखना नीचे क्या लिखना है, ठीक है, ये डायलॉग है सब। अब आइसोटोप और आइसोबार ये सब बताते हैं, बढ़े बढ़े हैं, चलो बढ़ते हैं, हटाते हैं, स्टार्ट। अब समझाते हैं आइसोटोप, ये देखो आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसमें डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलो, या फिर एटॉमिक मास को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। ये सेम रहेगा, मतलब जेड सेम, जेड सेम, ए सेम नहीं रहेगा, डिफर रहेगा। स्टार्ट लिख दूं, ये देखो आप पढ़ते हो, आप सब जानते हो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, ये दोनों का कौन सेम है, जेड, आइसोटोप, टोप मतलब प्लेस, आइसो मतलब सेम, सेम प्लेस, सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्लेस। सेम प्लेस में कौन है, 6 नंबर पे ये बैठे हैं भैया, चाहे जो भी है 6 नंबर में बैठे हैं। डिफरेंस किसमें है, देखो ये डिफर है, ये ए में क्या है, डिफरेंस आ गया, आया। तो कार्बन 6, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप। आया क्या, आया समझ में, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन बहुत फेमस है, हाइड्रोजन 1 इसका नाम है क्या, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन 1 2 हो जाता है, और ये क्या है, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, इसको लोग ना D12 भी बोलते हैं, ठीक है। और एक कौन होता है मालूम है, 1 3 टी मतलब ट्राइटियम। अब देखो इन सब में क्या है, इन सब में क्या है, जल्दी बताओ, इन सब में क्या है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, एक ही बात है, एक ही सेम है। और देखो किसमें डिफरेंस आया, मास में। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप। लिखो आइसोटोप, समझ गए ना, नंबर सेम तो नाम सेम, नंबर नीचे का अलग तो नाम अलग, ठीक है ना, नंबर अलग तो नाम अलग।
आइसोटोप भैया एटॉमिक नंबर सेम, नीचे वाला सेम, ऊपर वाला अलग। ऊपर कौन? मास नंबर अलग, नीचे एटॉमिक नंबर सेम, जेड सेम, मास अलग। और मास अलग क्यों होता है? न्यूट्रॉन गड़बड़ कर गए, न्यूट्रॉन में चेंज आता है, न्यूट्रॉन ही तो चेंज हुआ और क्या। ए अलग क्यों हुआ? क्यों हुआ? न्यूट्रॉन गड़बड़ हुआ। देखो ना कैसे न्यूट्रॉन गड़बड़ हुआ। कार्बन 612, अब बताओ क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है, तो भैया क्या हुआ? प्रोटॉन कितना? 6, तो न्यूट्रॉन भी कितना? 6, तभी तो 12 होगा। कार्बन 614, अब बताओ क्या होगा? 14 क्या होगा बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताओ। तो प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। तो गड़बड़ कहां हुआ भाई? गड़बड़ कहां हुआ? इसमें न्यूट्रॉन 6, ये देखो न्यूट्रॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 8, अंतर किसमें आया? न्यूट्रॉन में। जब जेड सेम है इसका मतलब प्रोटॉन सेम होंगे ही होंगे, तो फंसा कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चेंज हो गए। in an atom if number of neutrons को चेंज कर देंगे, न्यूट्रॉन्स आर चेंज, वो चेंज हो गए, द एटम्स आर, इन एटम्स लिखता हूं, इन हटाओ, इन एटम्स है ना। इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर चेंज इन एनी वन एटम, किसी एक एटम में मैं चेंज कर दूं, द एटम्स आर, समझ में आ रहा है? द एटम्स आर, मेरे को लग रहा है आइसोटोप होगा, किसी ने कहा आइसोबार होगा, किसी ने कहा आइसोटन होगा। अब बाकी को नहीं जानते, जिसको जानते हो वही आंसर मार देना। आइसोडाइफियर होगा। अगर उसके न्यूट्रॉन में चलना है तो क्या होगा? आइसोटोप हो जाएगा किसी एक एटम में। इन एन एटम में लिख रहा था, चलो इन एटम्स इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर चेंज इन एनी एटम, ठीक है। किसी एक में चेंज कर दे न्यूट्रॉन तो क्या होगा? ठीक तो लिखा था, काहे को चेंज कर दिया मैंने? रुको यार, फिर से लिखता हूं। इन एन एटम, समझ में आया? इफ neutrons are changed, the new atom is, ठीक है। आया समझ में? क्या होगा? आइसोटोप। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? पी तो वही है, जेड वही होगा, न्यूट्रॉन बदला तो कौन बदलेगा? मास। लिखो 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 भाई, देखो ना क्या डिफरेंस है, बताओ ना इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, बताओ ना। बोले मास अलग है, क्यों अलग हुआ? न्यूट्रॉन एक में बदल गया, प्रोटॉन थोड़ी बदला। कौन बदला? न्यूट्रॉन बदल गया। जब जब न्यूट्रॉन चेंज कर देगा आइसोटॉप बनते जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो वही रहा, प्रोटॉन वही रहेगा तो जेड तो वही रहेगा, और जेड वही रहेगा तो आइसोटॉप ही रहेगा वो, ठीक है ना। मास डिफरेंस आया। बढ़ू बढ़ू क्वेश्चन में क्या चेंज होगा जल्दी बताओ? न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना, मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। बुक में तो आइसोटोप क्या है बता दिया, खत्म हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कहां फंसाएगा वो, कहां पर आपको खिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, लिखू नेक्स्ट। आइसोबार, 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 थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ले लो। बार मतलब क्या? ए सेम, जेड चेंज, आर डिफर रहेगा। ए सेम रहेगा, बार मतलब सेम मास, जेड चेंज। कैसे? कार्बन 6 और 14 है कोई, और नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, प्रोटॉन ही अलग हो गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों चेंज हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आया? ये क्या है, नीचे वाला क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, नीचे वाला क्या? जेड। देखो ये अलग हो गया, ये जेड है, ये डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। और ये कौन है, जल्दी बताओ? ए। और ये क्या है, सेम। आया समझ में? तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसो बार। लिखो, कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? बढ़ूं? बढ़ूं? एक और चीज लिखते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट लिख देते हैं अपन लिख देते हैं। लिखो आइसोटोन। ए लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है एनसीईआरटी में बट लिख देते हैं आइसोटोन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, प्रोटॉन रहे न रहे, न्यूट्रॉन लेकिन सेम रहेगा। सिलिकॉन 14, 28, 15, वेट 30 लिख देता हूं। फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32। ठीक है, जल्दी 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 बताओ, ये किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन कितने इसमें बताओ? 14। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16। सही है। ये किससे बना होता है, जल्दी बताओ, जिससे बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने बताओ? 15। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, जल्दी बताओ? 16। ये किससे बना होता है, जल्दी बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 16। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? अब बताओ न्यूट्रॉन इसमें कितने? न्यूट्रॉन इसमें कितने? 16। इसमें कितने? 16। इसमें कितने? 16। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या? आइसोटोन। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर हुई फिनिश। अब अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स की बात करेंगे तो फिर ये सब चलेगा। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एच सी अपॉन लेमडा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव्स क्या, एनर्जी क्या, ये सब। तो अब अगली क्लास में फिर से चालू होंगे कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज की क्लास इतने ही।